आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम की पेशकश अनमोल। इसकी लेखिका है लक्षिता। इसे आवाज दे रही हूँ मैं प्रिया शिवान। भाग 1। शहर की कॉलोनी की एक गली, इक्का दुक्का वाहन चल रहे हैं। एक गाड़ी अपनी स्पीड में आ रही थी कि तभी एक लड़की अचानक से गाड़ी के आगे आ गई। ड्राइव करने वाले ने अचानक हुई इस घटना से गाड़ी पर ब्रेक लगाया और भगवान का शुक्रिया किया कि उसने सही वक्त पर ब्रेक लगा दिया, वरना ना जाने क्या हो जाता। फिर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ गाड़ी से बाहर निकला और लड़की, जो जवान और खूबसूरत थी, उसको गुस्से में बोला, मरने का इरादा है क्या जो ऐसे मेरी गाड़ी के आगे आ गई हो? मैं सही वक्त पर ब्रेक न लगाता तो? वो लड़की चुप ही रही और सहमते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस उस शख्स को देखती रही और फिर वहां से पीछे हट गई। उसने दोनों हाथों में कुत्ते के छोटे से बच्चे को उठाया हुआ था। उसको कुत्ते के बच्चे को दिखाया पर बोली नहीं। अंधी तो तुम हो ही, गूंगी भी हो क्या जो बड़ी बड़ी आंखों से सिर्फ टुकुर टुकुर देख रही हो? बोलो, क्यों आई मेरी गाड़ी के आगे? उसका खामोश रहना उसे और गुस्सा दिला रहा था, इसीलिए उसके कुछ ना बोल पाने पर वो गुस्से में ये बोला। पर लड़की चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। उस लड़की के कुछ ना बोलने और चुपचाप वहां से हट जाने से उसे एहसास हुआ शायद उसने गुस्से में ज्यादा बोल दिया। पर फिर ये सोचकर कि गलती करेगी तो डांट तो पड़ेगी और कितना बड़ा हादसा हो जाता अगर वो ब्रेक ना लगाता, तो वो वापस गाड़ी की तरफ आने लगा। तब तक रोड की दूसरी साइड से एक और लड़की आई और बोली, जी वो कुत्ते का बच्चा आपकी गाड़ी के नीचे आने वाला था तो दी ने उसे बचाने के लिए रोड के दूसरी तरफ से दौड़ती हुई आई, वरना वो कुत्ते का छोटा सा बच्चा आपकी गाड़ी के नीचे आ जाता। अब उसे भी लगा, तभी वह उसे कुत्ते का बच्चा दिखा रही थी। फिर बोला, वह बोल तो सकती थी ना, पर नहीं, एटीट्यूड में चुप रही। लड़की बोली, जी कैसे बोलती, वो बोल नहीं सकती। क्या बोल नहीं सकती? हैरानी से शख्स बोला। जी कहकर लड़की चली गई और वो दोनों आगे बढ़ गए। पर वो शख्स थोड़ी देर वहां खड़ा रहा और सोचने लगा कि अनजाने में उसने उस लड़की को क्या क्या बोल दिया, उसको कितना बुरा लगा होगा। सोचा सॉरी बोल दे, पर वो दोनों अब आंखों से ओझल हो चुकी थी, तो शख्स ने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। मोहिनी दी, आप भी क्या करती हो? उस कुत्ते के बच्चे की वजह से आपके साथ कोई हादसा हो जाता तो? गुस्से में अंकिता बोली। पर मोहिनी बस उस बच्चे को हाथों से प्यार से सहला रही थी और फिर उसको जहां उसकी माँ थी वहां छोड़ आई और फिर वो दोनों अपने घर आ गई। मोहिनी और अंकिता दोनों सगी बहनें हैं। मोहिनी अंकिता से 2 साल बड़ी है, पर वह बोल नहीं सकती। वह जन्म से गूंगी नहीं थी। बचपन के हादसे ने उससे उसकी आवाज छीन ली। यह कैसे हुआ, ये जानने के लिए आपको उसके बचपन में लिए चलते हैं। मोहिनी बेटा, तुम कितना बोलती हो, कभी चुप भी हो जाया करो। मोहिनी की पटर पटर से माँ दुखी हो बोली, क्यों मम्मा, मैं आपको बोलते हुए अच्छी नहीं लगती क्या? बनावटी गुस्सा होते हुए मोहिनी बोली और फिर मुंह फुलाते हुए बैठ गई। ऐसा नहीं है बेटा, पर इतना तो कोई नहीं बोलता जितना तुम बोलती हो। मोहिनी के मासूम सवालों से कई बार परेशान होते हुए माँ कहती। मोहिनी तब 10 साल की एक चंचल, नटखट और बातूनी लड़की तो थी ही, साथ में दिखने में भी उतनी ही प्यारी और मनमोहने वाली थी। इतनी जिज्ञासु है कि हर बात में प्रश्न पूछती, कोई पहचान का हो ना हो, बातें शुरू करना इसकी इसी आदत से माँ परेशान होती तो कई बार गुस्से में कह देती कि तुम कभी चुप भी बैठोगी, पर कभी गुस्से में चुप भी हो जाती तो फिर सारा घर सूना लगता। अगर पापा ऑफिस से घर आए और मोहिनी की पटर पटर ना सुनाई दे तो तुरंत पूछते, मोहिनी ठीक तो है, आज उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। मोहल्ले में भी मोहिनी सबकी लाडली थी। उसकी प्यारी प्यारी बातें और मासूम सूरत सबको आकर्षित करती। मोहिनी के पापा बैंक में थे, तो एक शहर से दूसरे शहर उनका तबादला होता रहता था। अभी जहाँ आए थे उन्हें वहाँ आए सिर्फ 2 महीने हुए थे, पर मोहिनी के कारण सारा मोहल्ला उन्हें मोहिनी के मम्मी पापा के नाम से जानता था। मोहिनी जितनी बातूनी थी, पढ़ाई में भी उतनी ही होशियार। हर सांस्कृतिक प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती, इस करके स्कूल में भी सबकी चहेती थी। कुल मिलाकर मोहिनी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर एक घटना ने उससे और उसके परिवार वालों से मोहिनी की ये खुशी छीन ली। हुआ यूं कि मोहल्ले के बच्चे छुट्टी वाले दिन खेल रहे थे। सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। मोहिनी की बारी सबको ढूंढने की आई। सब मिल गए, एक लड़का बाकी रहा था। वो मिल ही नहीं रहा था। एक बच्चे ने इशारा किया कि वह सामने वाली बिल्डिंग में छुपा है, जो 2 मंजिल इमारत अंडर कंस्ट्रक्शन थी। मोहिनी धीरे धीरे ऊपर गई। उसको ढूंढते ढूंढते छत के बिल्कुल किनारे आ गई। लड़का, जो उससे 1-2 साल बड़ा रहा होगा, उसने पीछे से जोर से धप्पा बोला। अचानक इस आवाज से मोहिनी का पैर का संतुलन बिगड़ा और वह जोर से चीखते हुए सबके सामने नीचे गिर गई। मोहल्ले में शोर मच गया। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। मोहिनी को काफी चोट लगी थी। उसकी जान तो बच गई, पर सिर्फ चोट लगी थी, वह बड़ी बात तो नहीं थी। शारीरिक चोट थी, ठीक हो जाती, पर मोहिनी जब ऊपर से नीचे गिरी तो किसी चीज से उसके गले का अगला हिस्सा टकरा गया, जिससे उसकी आवाज चली गई। वह चीख उसकी अंतिम चीख बन गई। काफी इलाज करवाया, पर उसकी आवाज वापस नहीं आई। हमेशा पटर पटर बोलने वाली मोहिनी खामोश हो गई। घर वाले कई दिन सदमे में रहे। मोहिनी भी बोल ना पाने के कारण, जब कोई बोलता तो बोल ना पाने की बेबसी के कारण उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू छलक जाते। हंसते खेलते घर को जैसे नजर लग गई थी। जो घर मोहिनी की आवाज से गूंजता रहता खामोश हो गया। जो मोहिनी के सवालों से परेशान हो उसके चुप होने का इंतजार करती थी, अब उसकी आवाज सुनने को तरस गई। मोहिनी की आवाज के साथ घर की खुशियां भी कहीं मौन हो गई। पर कहते हैं समय हर घाव को भुलाने की ताकत दे देता है। धीरे धीरे मोहिनी और परिवार वाले
इस गम के साथ जीना सीख गए और उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि अब मोहिनी कभी बोल नहीं पाएगी। मोहिनी बोल नहीं पाती थी, बाकी सुनाई सब देता था, तो जो बोलना चाहती थी उसको इशारे से बोलना भी सीख गई थी। सबको सब्र भी आ जाता, पर माँ को कहाँ आता था। खुद को ही कोसती रहती। वह मोहिनी को चुप रहने के लिए कहती थी और आज उसकी मोहिनी हमेशा के लिए अनबोल हो गई। अब मोहिनी बड़ी हो गई, कॉलेज भी कर लिया, समय के साथ रूप भी निखर गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें। जो मोहिनी नहीं बोल पाती थी वो सब बोलती थी, और गुलाब की पंखुड़ियों से होंठ, जिनको देखकर लगता था अभी बोल पड़ेंगे, पर वो खामोश थे। सब अफसोस करते कि ये होंठ अब हमेशा के लिए अनबोल हो गए थे। पढ़ लिख तो गई, पर अब घर वालों को शादी की चिंता थी कि सारे गुण होने के बावजूद भी गूंगी और अनबोल होने के कारण कोई उससे शादी करेगा या नहीं। कई लोग देखने आए, पर सुंदर, पढ़ी लिखी और घर के काम में होशियार होने के बावजूद कोई गूंगी लड़की को बहू नहीं बनाने को तैयार था। अब इसमें मोहिनी का तो कोई कसूर नहीं था। एक हादसे ने उसके होठों को हमेशा के लिए अनमोल कर दिया। पर हमारे ये दुनिया अच्छी खासी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की को भी दोष निकालने से बाज नहीं आती, तो मोहिनी में भी स्पष्ट दिखने वाले दोष थे। अब इसमें मोहिनी का तो कोई कसूर नहीं था। एक हादसे ने उसके होठों को हमेशा के लिए अनमोल कर दिया, पर इसमें मोहिनी की तो कोई गलती नहीं थी। ये दुनिया अच्छी खासी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियों में भी दोष निकालने से बाज नहीं आती, तो मोहिनी में तो स्पष्ट दिखने वाला दोष था। कोई खूबसूरत होने पर पसंद तो कर लेता, पर जैसे ही सच्चाई पता चलती वैसे ही चलते बनते। कोई तो चुपचाप चला जाता, कोई सामने सामने गूंगी बोलकर चले जाते। अब तो घर वालों को भी लगने लगा था कि मोहिनी की शादी हो भी पाएगी या नहीं। आखिर एक दिन एक रिश्ता ऐसा भी आया कि लड़के वालों को लड़की के ना बोल पाने का पता होने के बावजूद उन्हें शादी से एतराज नहीं था। मोहिनी के घर वाले भी खुश थे। चलो, अभी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सच जानते हुए भी उनकी बेटी को बहू बनाने के लिए तैयार है। पर रिश्ता होने से पहले लड़के वालों की दहेज के डिमांड ने उनका मन बदल दिया कि कहीं सिर्फ दहेज के लालच में वो उनकी लड़की से शादी तो नहीं कर रहे, और कल को वो मोहिनी को और दहेज के लिए परेशान करने लगे तो। ऐसा सोचकर उन्होंने रिश्ते में आगे ना बढ़ने का इरादा किया। पर क्या कभी मोहिनी को ऐसा कोई मिलेगा जो उसके बोल ना पाने के बावजूद उसको अपनाएगा, या फिर इस अभिशाप के साथ साथ और दुख भी उसे देखने होंगे? ये सब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 2। अब तक आपने जाना कि मोहिनी जब छोटी होती है तो एक हादसे में अपनी आवाज खो देती है, पर अब जब वह बड़ी हो गई है तो बोल नहीं पाने के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही। जो हाँ कहते भी हैं, वो दहेज के लालच में शादी करना चाहते हैं, जिससे उसके माँ पापा उसकी शादी नहीं कराना चाहते कि कहीं कोई उसके साथ गलत ना करे या शादी के बाद परेशान ना करे और फिर वो सारी उम्र खुद को कोसते रहे। तो अब वो उसकी शादी की बात चलाना बंद कर देते हैं और उसकी नियति में यही है, स्वीकार कर लेते हैं। एक दिन मोहिनी के पापा ऑफिस से आए तो काफी खुश लग रहे थे। मोहिनी की मम्मी से बोले, सुनती हो सुनंदा, विश्वजीत भी इधर ही आ रहा है ट्रांसफर होकर। अच्छा? सुनंदा उसके पास आकर सोफे पे बैठ जाती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात पता है क्या, कि उसने भी इधर ही घर ले लिया है। कह रहा था कि 1-2 साल में रिटायरमेंट है तो अब परमानेंट इधर ही रहेंगे। उसके बेटे बहू भी इधर ही जॉब करते हैं। हाँ, और कल संडे है तो कल आएंगे वो शाम को। अपनी पत्नी सुनंदा से बोले, अच्छा तो ये बड़ी अच्छी बात है। कितने साल हो गए, पहले जहाँ रहते थे वहाँ तो हमारा अच्छा उठना बैठना था, पर जब से ट्रांसफर होकर इधर आए हैं तब से मिल ही नहीं पाए हैं। हाँ, मेरा अच्छा दोस्त तो है ही, सबसे बड़ी बात है कि वो अच्छा इंसान भी है। मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट होकर आया है। अब तो 1-2 साल साथ ही काम करेंगे। मोहिनी के पापा काफी खुश लग रहे थे। और सुनो, कल शाम को आएंगे वो, तो तैयारी कर लेना खाने पीने की। मोहिनी को बोलना कि वो समोसे वगैरह बना देगी, अच्छे बनाती है, उससे ही बनवाना। ठीक है जी, हम मिलकर कर लेंगे, आप चिंता ना करो, सुनंदा बोली। तभी मोहिनी और अंकिता भी आ जाती हैं। क्या बातें हो रही है यहाँ पर, कोई हमें भी बताएगा? अंकिता बोली। हाँ बेटा, वो विश्वजीत अंकल थे ना, जब हमारी पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई थी तो वहीं हम एक साथ काम भी करते थे और पड़ोसी भी थे, याद आया? उनकी तरफ देखते हुए बोले। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, अंकिता बोली। आपको याद है मोहिनी दी? मोहिनी की तरफ देखते हुए बोली। मोहिनी हाँ में सर हिलाती है। अगले दिन शाम को मोहिनी ने सारी तैयारी कर ली, जिसमें उसकी मदद मम्मी ने भी की। सारा घर का काम मोहिनी ही संभालती है, जिससे मम्मी उस पर बहुत डिपेंड है, और इस करके अंकिता भी कुछ काम नहीं सीख पाती। इसीलिए अधिकतर समय किचन मोहिनी ही संभालती है। उसको औरों के जैसे बातें तो करनी नहीं होती, तो वो खुद को घर के कामों में व्यस्त रखती है। मन तो उसका भी करता होगा, पर कितनी देर सिर्फ गर्दन हिलाकर जवाब देती रहेगी। इसीलिए वह खुद को काम में व्यस्त रखती है। जो समय मिलता है किताबें पढ़ लेती है। थोड़ी देर में वो लोग आ जाते हैं। विश्वजीत और उनकी पत्नी के साथ उनका बेटा होता है। मोहिनी के माँ पापा उनका स्वागत करते हैं और उनको बिठाते हैं। वे इतने सालों बाद मिलकर काफी खुश होते हैं। और विश्वजीत, अपने परिवार के बारे में बताओ, क्या करते हैं तेरे बच्चे? मोहिनी के पापा अपने दोस्त विश्वजीत को कहते हैं। बड़े वाला बेटा और बहू दोनों गवर्नमेंट जॉब करते हैं। दोनों का एक बेटा है, बेटी कॉलेज कर रही है
और ये हमारा छोटे वाला बेटा है अभिनव, जो अभी अभी अमेरिका से डॉक्टरी करके आया है। बचपन में तो देखा ही होगा। अभिनव से मिलवाते हुए बोले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर अब तो बड़ा हो गया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, डॉक्टर बन गया है। बहुत बहुत बधाई तुझे विश्वजीत, तेरे बच्चे तो काफी होनहार निकले। बच्चे बड़े होकर काबिल हो जाएं तो माँ बाप का जीवन सफल हो जाता है। तू बहुत भाग्यशाली है। हाँ, इस मामले में तो मैं काफी लकी हूँ। बच्चों की मुझे कोई चिंता नहीं, सभी बच्चे लायक हैं। विश्वजीत प्रसन्न मुद्रा में बोले। तभी मोहिनी और अंकिता भी आ जाते हैं। ये हमारी बड़ी बेटी मोहिनी और ये छोटी बेटी अंकिता है। बचपन में देखी होंगी आपने। अपनी लड़कियों से मिलवाते हुए मोहिनी के पापा बोले। दोनों ने नमस्ते किया, पर अभिनव को देखकर दोनों और अभिनव उनको देखकर चौंक जाता है, क्योंकि अभिनव वही है जिसकी गाड़ी के आगे मोहिनी आ जाती है और वह गुस्से में मोहिनी को डांटता है। बेटा पहचाना, ये अभिनव है। विश्वजीत बोले। अभिनव उन दोनों को चुप रहने का इशारा करता है ताकि उस दिन वाली बात वे यहाँ पर ना करें। मोहिनी को अपने पास बुलाते हुए अभिनव की मम्मी कहती है, इधर बैठो मोहिनी बेटा। मोहिनी बैठ जाती है। कैसी हो तुम, कितनी प्यारी बच्ची है। बचपन में सारे मोहल्ले की लाडली हुआ करती थी और अब कितनी खूबसूरत हो गई है बड़ी होकर। मोहिनी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए अभिनव की मम्मी बोली। थोड़ी देर बात करने के बाद मोहिनी वहाँ से चली गई। भगवान ने भी क्या ना इंसाफी की है इस बच्ची के साथ। मुझे जब भी वो घटना याद आती है बहुत दुख होता है। उसके जाने के बाद अभिनव की मम्मी बोली, क्या कर सकते हैं, सब किस्मत की मार है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। इतनी समझदार, सुंदर और घर के कामों में निपुण है, पर जब आवाज नहीं तो सारे गुण बेमानने लगते हैं। मोहिनी की मम्मी बोली। मोहिनी और अंकिता सबको नाश्ता कराती हैं। फिर वे दोनों किचन में आ जाती हैं। दी, ये तो वही है ना जो उस दिन मिला था। हाँ में मोहिनी ने सर हिलाया। मन तो कर रहा था सबके सामने बोल दूं कि इसने आपको क्या क्या बोला, पर फिर उसने इशारा किया तो मैं चुप रह गई कि बचपन में हमारे साथ खेलता था, मुझे तो याद भी नहीं है। आपको याद है? अंकिता बोली। मोहिनी को भी कुछ खास याद नहीं होता तो वह भी ना में गर्दन हिला देती है। वो दोनों बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ अभिनव आ जाता है। वे दोनों सकपका जाती हैं। मोहिनी, मैं अभिनव, पहचाना नहीं? अभिनव मोहिनी को याद दिलाते हुए बोला, पर मोहिनी को कुछ याद नहीं आ रहा होता है। अच्छा चलो वो रहने दो नहीं याद, पर उस दिन के लिए सॉरी, मैं ज्यादा बोल गया था। आप ऐसे अचानक से गाड़ी के आगे आ गई तो मैं गुस्से में आ गया था। वो तो अच्छा हुआ मैं यहाँ अनायास ही आ गया। मैं भी इधर कुछ साइड में काम से आ रहा था और मम्मी पापा को यहाँ आना था, तो मैंने सोचा मैं भी मिल लूंगा। बचपन में साथ जो खेले हैं, पर दोनों काम हो गए। उस दिन की बात मेरे मन में रह गई थी। अब आपने मुझे माफ किया या नहीं? मोहिनी के चुप रहने पर अभिनव बोला। मोहिनी हाँ में सर हिलाती है। क्या करती हो आजकल, स्टडी कंप्लीट हो गई आपकी? अभिनव मोहिनी से बोला। जी हो गई, अंकिता बोली। आप क्या करती हैं? अभिनव अंकिता से बोला। मैं बीएससी फाइनल ईयर में हूँ। गुड, मुस्कुराते हुए अभिनव बोला। थोड़ी देर बात करने के बाद अभिनव वापस जाता है। अभिनव मोहिनी के पापा से बोलता है, अंकल आपने मोहिनी को डॉक्टर्स को दिखाया होगा, क्या कहते हैं वो? वो क्या कहेंगे बेटा, सारा इलाज तो करवा लिया, कुछ नहीं हुआ। अब तो हमने भी उम्मीद छोड़ दी है कि इसका यही भाग्य है। निराशा से मोहिनी के पापा बोले। आप मेरे वाले हॉस्पिटल में ले आइए, मैं भी हूँ और बाकी डॉक्टर्स भी हैं, मैं एक बार सबकी सलाह लेकर देखता हूँ वो क्या कहते हैं। अभिनव बोला। हम तो सब जगह से निराश हो गए हैं, बाकी तुम देखना चाहते हो हम कल भेज देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी अंकल। फिर सबसे मिलने के बाद थोड़ी देर में वो लोग वहाँ से चले गए। अगले दिन मोहिनी को उसकी मम्मी अंकिता के साथ अभिनव के हॉस्पिटल में भेज देती है। उसके पापा बैंक चले जाते हैं और मम्मी को घर के काम होते हैं, इसलिए वो अंकिता को उसके साथ भेज देती है। अभिनव ने डॉक्टर से पहले ही बात कर रखी थी। उन्होंने जो भी टेस्ट थे सब किए और जो करने बाकी थे उनके लिए फिर से आने को बोल दिया। अभिनव जी कुछ उम्मीद है? अंकिता बोली। अभी कुछ नहीं कह सकते, मैंने इसीलिए तो बुलाया था कि मैं जानना चाहता था कि ऑपरेशन की कोई गुंजाइश है या नहीं। वो तो नहीं है, बाकी देखो कुछ दिन आप लोगों को आना पड़ेगा। कुछ दिन दिखाने के बाद भी वो लोग भी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। एक दिन मोहिनी के पापा किसी से बात कर रहे होते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। फोन बंद करने के बाद वो मोहिनी की मम्मी को कहते हैं, सुनती हो, विश्वजीत का फोन था। क्या कह रहे थे भाई साहब? वह कह रहा था दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ, उन्हें अपने बेटे अभिनव के लिए लड़की चाहिए। हमारी अंकिता अभी कॉलेज कर रही है और उनका लड़का डॉक्टर है। कैसे होगा ये? दूसरी लड़की बोल नहीं सकती, सोचना ही क्या, तो कैसे होगा रिश्ता? चिंता से मोहिनी की मम्मी बोली। वो कह रहे हैं कि उनको एक घरेलू लड़की चाहिए, बड़ी बहू जॉब करती है तो उनको एक बहू चाहिए जो घर संभालने वाली हो। इस साल तो अंकिता का कॉलेज कंप्लीट हो ही जाएगा, आज नहीं तो 2-3 साल बाद तो कहीं रिश्ता ढूंढेंगे ही। तो इतना अच्छा रिश्ता है, इतने अच्छे लोग हैं और सबसे बड़ी बात है अभिनव इतना अच्छा लड़का है, अमेरिका से पढ़कर आया है, पर कितना सरल और सुशील लड़का है, उसे बोल सकता है। कोई भी बाहर से पढ़कर आया है, पर जब वो खुद रिश्ता करने के इच्छुक हैं तो वैसे क्या उनको रिश्तों की कोई कमी होगी? जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर हमें क्यों मना करना है? रही बात मोहिनी की, तो हम उसकी शादी के बजाय उसे कुछ ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। ऐसे वैसे घर शादी करने से अच्छा है वो हमारे साथ ही रहे। ठीक है जी, जैसे आपको अच्छा लगे, मोहिनी की मम्मी बोली। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए अनमोल, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 3।
अब तक आपने जाना कि मोहिनी के पापा के दोस्त विश्वजीत उनसे मिलने आते हैं। उनका बेटा अभिनव डॉक्टर है। वे मोहिनी के पापा से फोन पर कहते हैं कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहिए और अभिनव के रिश्ते की बात चलाना चाहते हैं। मोहिनी के पापा राजी हो जाते हैं, पर पहले वे अंकिता से बात करना चाहते हैं, इसीलिए अंकिता को बुलाते हैं। अंकिता बेटा, विश्वजीत अपने बेटे अभिनव का रिश्ता हमारे घर पे करना चाहते हैं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? हम बात आगे बढ़ाएं। अंकिता के मन की बात जानने के लिए पापा बोले। अंकिता चौंक जाती है। पापा क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप पापा? आप वो डॉक्टर है और वो यहाँ रिश्ता क्यों करना चाहते हैं? और मेरे से क्यों? मेरा तो अभी कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ है। पर पहले तो मोहिनी दीदी की शादी होगी ना, वो बड़ी है। और वैसे भी मुझे अभी आगे पढ़ना है, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। और मुझे तो लगता था आप पहले मोहिनी दीदी की शादी करेंगे, तब मेरा नंबर आएगा। पर आप लोग तो मुझे पहले ही विदा करना चाहते हो। ऐसी बात नहीं है अंकिता, तुम पढ़ना चाहोगी तो पढ़ती रहना, और आज नहीं तो 1-2 साल बाद कहीं ना कहीं शादी करनी ही है। और अभी इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है। विश्वजीत मेरा अच्छा दोस्त है और बहुत अच्छा परिवार भी है, और अपना अभिनव भी कितना सरल और सुशील लड़का है। मेरी भी इच्छा है कि यह रिश्ता हो जाए। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, और तुम बहुत खुश रहोगी, वहाँ इतना मुझे पूरा भरोसा है। अंकिता को समझाते हुए बोले। और मोहिनी दी, उनका क्या? उनको बुरा नहीं लगेगा मेरी शादी पहले हो जाएगी तो? मोहिनी के बारे में सोचते हुए अंकिता बोली। बेटा, हम चाहते हैं मोहिनी को अच्छा कोर्स करवा लेते हैं ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वो बहुत सेंसिटिव है, ऊपर से अनमोल। हम ऐसे उसे किसी की किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते, और ना जल्दबाजी में ऐसी जगह रिश्ता करना चाहते हैं जिससे मोहिनी जिंदगी भर दुखी रहे, और उसे दुखी देकर हम चैन से नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हम उसके रिश्ते की बात नहीं चलाएंगे। उसकी किस्मत में हुआ तो समय आने पर खुद ही आ जाएगा रिश्ता। हम उसे अपना बेटा समझ लेंगे जो हमारे साथ ही रहेगी। अगर तुम हाँ बोल दो तो तुम्हारी तरफ से निश्चिंत हो जाएंगे कि एक बेटी का रिश्ता अच्छे घर में कर दिया। पर पापा। पर कुछ नहीं अंकिता, उनसे बात कर लेंगे, वो तुम्हें पढ़ने से नहीं रोकेंगे। अंकिता के पापा उसकी पढ़ाई रुकने की चिंता पर उसे आश्वासन देते हैं। पापा, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो डॉक्टर है, वो भी अमेरिका से पढ़कर आया है, और मैं अभी कॉलेज में हूँ। आप खुद सोचो मैं कैसे एडजस्ट करूंगी उसके साथ? ना हमारे विचार मिलेंगे और ना हमारा लाइफस्टाइल। फिर बताओ कैसे बात बनेगी? मैं जिंदगी भर इसी फ्रस्ट्रेशन में जीती रहूंगी कि वो डॉक्टर है और मैं सिर्फ साधारण लड़की। अंकिता अपने मन में उठ रही आशंका को पापा को बताती है। ऐसा नहीं होगा अंकिता, तुम्हारे पापा के साथ मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैं भी तो 12वीं पास हूँ, वो अच्छे से पढ़े लिखे हैं, इतनी अच्छी जॉब पर थे, पर हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। आजकल के बच्चे जाने क्यों इतना सोचते हैं। उसकी माँ बोली। मम्मी, आपका जमाना और था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब कुछ सोचना पड़ता है। इतना क्यों सोच रही हो अंकिता बेटा? ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें तो कुछ होना चाहिए कि तुम्हारी शादी इतने अच्छे घर में होगी, शादी के बाद वहाँ रहने लगोगी, विचार भी मिलेंगे और लाइफस्टाइल भी उनके जैसा हो जाएगा। बस तुम्हारी सारी झिझक छोड़कर हाँ बोल दो। मुस्कुराते हुए उसके पापा बोले। ठीक है, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। अंकिता बोली। मोहिनी के घर पर ही नहीं, अभिनव के घर पर भी वही सिचुएशन थी। अभिनव के घर में महाभारत शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी बहू सुप्रिया नहीं चाहती थी कि अभिनव, जो कि अमेरिका से डॉक्टरी करके आया है, वह किसी आम घरेलू लड़की से शादी करे। इसीलिए वह अपने पति विक्रांत से बात कर रही थी। ये क्या कर रहे हैं पापा जी? दोस्त हैं तो ऐसे ही साधारण सी लड़की से रिश्ता कर देंगे क्या अभिनव का? उसके लिए तो डॉक्टर ही सही रहेगी। पता नहीं क्या सड़क सवार हो गई है, और ये अभिनव भी कमाल करता है, वो कैसे राजी हो गया शादी के लिए? मुझे तो हैरानी हो रही है उसके फैसले पर। माँ पापा का तो चलो मैं मानती हूँ, वो पुराने ख्यालों के हैं, उनके दिमाग में कैसी छवि होगी बहू की, पर अभिनव, उससे तो मुझे ये आशा नहीं थी। सुरेश अंकल पापा के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए करना चाह रहे होंगे, और तुम्हें क्या है, करने दो। जब उन लोगों को दिक्कत नहीं है, अभिनव को दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? विक्रांत सुप्रिया से बोला। कैसी बात कर रहे हो विक्रांत? हमारे स्टेटस की भी तो सोचो, कुछ जवाब लोग पूछेंगे और हमारे दोस्त रिश्तेदारों के बीच में हंसी उड़ाएंगे लोग हमारी। हद करती हो सुप्रिया तुम भी। लोगों का क्या मतलब? जहाँ मर्जी रिश्ता करे, हमारी मर्जी है। अगर मम्मी पापा चाह रहे हैं तो करने दो, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना, घर की टेंशन नहीं रहेगी, वो सब संभाल लेगी। तुम समझ नहीं रहे हो विक्रांत, मैं सेजल से अभिनव की शादी करवाना चाह रही थी, जो मेरी मौसी की लड़की है, वो भी तो MBBS कर रही है, अच्छी मॉडर्न लड़की है, और मैं तो उसको कब से कह रही हूँ कि अभिनव अमेरिका से आ जाए तो शादी की बात आगे बढ़ाऊंगी। अब बताओ क्या जवाब दूंगी मैं उनको? तुम ऐसा करो, पापा से बात करो, मेरा दिमाग ना खराब करो, मुझे आ रही है नींद, मैं तो चला सोने। चिढ़ते हुए विक्रांत बोला। पर सुप्रिया को कहाँ चैन है, वह बिल्कुल नहीं चाहती कि अभिनव का रिश्ता किसी साधारण परिवार की लड़की से हो। वह खुद भी अच्छे घर से आती है, खुद गवर्नमेंट जॉब में है, और सबसे बड़ी बात, वह चाहती है कि सेजल इस घर की बहू बनकर आए ताकि फैमिली का स्टेटस और ऊपर हो। अब उसे अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए वह किसी भी तरह यह रिश्ता होने से रोकना चाह रही है। आज संडे है, उन लोगों को मोहिनी के घर जाना है, पर उससे पहले सुप्रिया अपनी बात सबके सामने रखना चाहती है, इसलिए नाश्ते की टेबल पर वह बात छेड़ती है। पापा जी, मुझे लगता है कि हमें अभिनव के लिए किसी साधारण लड़की का रिश्ता नहीं लेना चाहिए। अभिनव डॉक्टर है तो डॉक्टर से ही रिश्ता कीजिए, और डॉक्टर ना भी हो, कम से कम परिवार का स्टैंडर्ड अच्छा हो, लड़की अच्छी पढ़ी लिखी हो। और मेरी मौसी की लड़की है सेजल, तो बहुत अच्छी लड़की है, अच्छा घर बार है, और सबसे बड़ी बात, वो भी MBBS कर रही है। मुझे लगता है कि अभिनव के लिए सेजल ठीक रहेगी। हमारा अभिनव डॉक्टर है, आप कहाँ एक साधारण लड़की से उसका रिश्ता करवाना चाह रहे हैं? ना उसकी जोड़ी मैच होगी, ना स्टैंडर्ड का ख्याल। आखिर अपने मन के चल रहे ख्यालातों को सामने रखती सुप्रिया बोली। क्यों, इस रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है बहू?
कौन सी किताब में लिखा है कि डॉक्टर से शादी करने के लिए डॉक्टर होना जरूरी है, तभी शादी होगी। जहाँ हमें अच्छा लगेगा हम करेंगे। जब अभिनव को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। सुप्रिया के उठाए प्रश्नों का जवाब देते हुए अभिनव के पापा बोले, पर पापा जी, परवर कुछ नहीं बहू, सुरेश हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हम उससे बात कर चुके हैं और तुम दोनों ऑफिस चले जाते हो। तुम्हारी मम्मी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मुझे भी हाई बीपी रहता है और डुग्गू भी है। तुम लोग तो शाम तक आते हो, उसकी देखभाल भी तो करनी होती है। तुम्हारे जाने के बाद बेशक काम वाली काम करने आती है, पर नौकरियों के भरोसे घर तो नहीं चलता। कोई तो होना चाहिए ना जो घर संभाले। भगवान की दया से हमें कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है। तो हमारा बेटा डॉक्टर है तो क्या हुआ, और तुम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की है। हमने विक्रांत के मामले में कोई दखल नहीं दी, उसने जहाँ कहा हमने वहाँ राजी खुशी शादी कर दी। अब अभिनव को हमने कहा कि हमें सुरेश के घर रिश्ता करने की इच्छा है, उसने भी मना नहीं किया। अगर उसे भी अपनी पसंद से शादी करनी होती तो वो कह सकता था, हम उस पर जबरदस्ती अपना फैसला नहीं थोपते। पर उसने कहा जहाँ आपको ठीक लगे कर लो। जब हमें परेशानी नहीं, अभिनव को नहीं, तो मुझे लगता है कि किसी और को भी नहीं होनी चाहिए। पर पापा जी वो, चुप हो जाओ सुप्रिया, अगर पापा जी ने फैसला किया है तो ठीक ही होगा, तुम्हें अब ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। बोलती सुप्रिया को बीच में ही टोकते हुए विक्रांत बोला, मैं बहस नहीं कर रही हूँ, अपनी बात कह रही हूँ। सुप्रिया बोली। इतने में अभिनव भी आ जाता है। अभिनव बेटा, जो भी काम है निपटा लो, फिर सबको सुरेश के घर चलना है। और विक्रांत बेटा, तुम और बहू भी तैयार हो जाना, हम सब चलेंगे। और हाँ अभिनव, सुप्रिया बहू चाहती है कि इसकी मौसी की लड़की जो डॉक्टरी कर रही है वहाँ तुम्हारा रिश्ता हो। तुम अपना फैसला इसको भी बता दो। अभिनव के पापा बोले, आप लोगों को जैसा ठीक लगे पापा, आप जहाँ चाहो, मुझे कोई हर्ज नहीं है। आप मेरे लिए कोई गलत फैसला थोड़ी लोगे, आपको जो सही लगे आप कर लीजिए। अभिनव बोला, सुन लिया बहू, कि अब भी कोई सवाल है? सुप्रिया की तरफ देखते हुए विश्वजीत बोले, अभिनव तुम एडजस्ट कर लोगे उसके साथ? मुझे लगता है दोनों एक ही प्रोफेशन में होंगे तो बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। वो एक दूसरे को समझते हैं और उनके विचारों में टकराव भी नहीं होता। तुम डॉक्टर होकर एक साधारण लड़की से शादी करो, ये कुछ मैच नहीं हो रहा। अभिनव का सवाल सुनकर सुप्रिया अनुभव से बोली, भाभी आप क्यों इतना सोच रही हो? मम्मी पापा की खुशी है तो होने दो। मैं अभी अमेरिका से आया हूँ, यहाँ भी किसी को जानता नहीं। पापा ने मुझसे पूछ लिया था कि कोई पसंद है तो बता दो, अब ऐसा कुछ है नहीं तो क्या बताऊं, और जहाँ उन्हें ठीक लगा करने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभिनव के जवाब के बाद सुप्रिया भी मन मार कर रह जाती है। अब वे जाने की तैयारी कर लेते हैं, सब तैयार हो जाते हैं और मन मार कर सुप्रिया भी, क्योंकि जितना बोलना था बोल दिया। पर मन में अभी भी यही है कि किसी तरह ये रिश्ता ना हो, जिसकी वह कोशिश भी करेगी, पर उसकी कोशिश कामयाब होगी या नहीं, ये जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 4। अब तक आपने जाना कि अभिनव की भाभी सुप्रिया अभिनव के लिए किसी साधारण लड़की से शादी की बात चलाए जाने से नाराज है, पर अभिनव और उसके पापा के आगे उसकी नहीं चलती तो वह मन में सोचकर रह जाती है। उधर मोहिनी के माँ पापा भी मोहिनी से पूछ लेना चाहते हैं कि उसे बुरा तो नहीं लगेगा अगर वे अंकिता की शादी पहले कर दे। वे अपनी इच्छा उसके सामने रखते हैं। मोहिनी, विश्वजीत अभिनव का रिश्ता इस घर में करना चाहता है, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम अंकिता की शादी पहले कर दें। इतना अच्छा रिश्ता है, मैं चाह रहा हूँ कि ये रिश्ता हो जाए, तो तुम भी कोई ऐसा कोर्स कर लो ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो, आत्मनिर्भर बन जाओ, ताकि ना बोल पाने का ताना कोई तुम्हें ना दे सके। सुरेश मोहिनी को समझाते हुए बोले। मोहिनी सहमति में सर हिला देती है। वह भी समझदार है, उसे भी पता है उसके रिश्ते में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और वह भी इस सबसे परेशान हो चुकी है, तो उसे भी पापा की बात ठीक लग रही है। हम चाहते हैं जब तक कोई अपनी खुशी से, बिना किसी लालच के, जैसी तुम हो वैसी ही खुशी खुशी तुम्हें स्वीकारे, तब तक तुम्हारे रिश्ते की बात ना कर। हम सही सोच रहे हैं ना? मोहिनी के पापा मोहिनी की तरफ देखते हुए कहते हैं। मोहिनी भी सहमति में हाँ में गर्दन हिला देती है। उसे भी पता है कि उसके जैसे ना बोल पाने में लड़की के लिए जिंदगी जीना उतना आसान नहीं होता जितना औरों के लिए है, और इतने सारे रिश्ते देखने और उसके बाद जो परिणाम निकले उससे वह भी परेशान है। बोल नहीं पाती पर पीड़ा तो उसको उतनी ही होती है। अब उसे भी इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा तो वह चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान लाकर अपने खुश होने का प्रमाण दे देती है। उसे भी कोई ऐतराज नहीं। तो अब आज वे लोग भी विश्वजीत और उनके परिवार के आने की वजह से तैयारियों में लग जाते हैं। अंकिता बेटा तैयार हो लो तुम। सुनंदा किचन के काम में लगी हुई थी और मोहिनी अंकिता की मदद कर रही थी। क्या तैयार होना मम्मी, देखा तो है उन्होंने मुझे। मुंह बनाते हुए अंकिता बोली, लाडो जब देखा था तब तुम्हें दोस्त की बेटी समझकर देखा था, आज वो अपनी होने वाली बहू को देखने आ रहे हैं और साथ में विक्रांत और उसकी पत्नी भी तो है। वो दोनों तो मॉडर्न ख्यालात के होंगे ना, उनके सामने पहली बार मिलोगी उनसे तो ऐसी झल्ली बनकर मिलोगी। जाओ जाकर तैयार हो जाओ, वरना उनके सामने झिझकती रहोगी। क्या पहनूं फिर? कुछ भी पहन ले, वो जो फिरोजी कलर का पटियाला सलवार सूट सिलवाया था ना, हाँ वो नए वाला, वो पहन ले। जाओ मोहिनी बेटा तुम भी इसकी मदद करो, किचन का बचा हुआ काम मैं निपटा लूंगी और तुम भी चेंज कर लो, मेहमान आ रहे होंगे तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। सुनंदा के कहने पर वे दोनों चली जाती है। थोड़ी देर बाद अभिनव और उनके परिवार के लोग आ जाते हैं। सुरेश और सुनंदा उनका स्वागत करते हैं और उनको बिठाते हैं। आज अभिनव के घर के सभी लोग आए हुए हैं। विश्वजीत सुरेश और सुनंदा को उनसे मिलवाता है। ये विक्रांत है और सुप्रिया मेरे बड़े बेटा और बहू, और ये है इनका बेटा डुग्गू, हम सबकी जान, 4 साल का पोता जो उनकी गोद में था। विक्रांत को तो शायद याद होगे तुम लोग, क्यों विक्रांत याद है कि नहीं? विक्रांत की तरफ देखते हुए बोले, हाँ जी पापा याद है, कहकर विक्रांत और सुप्रिया उनको नमस्ते करते हैं। और ये मेरी बेटी अनन्या है, कॉलेज में पढ़ती है। अनन्या से मिलवाते हुए बोले, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। अनन्या ने भी उनको नमस्ते किया। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी पूरी फैमिली से मिलकर, इतने समय बाद तो सब छोटे छोटे ही याद थे। सुरेश बोले। थोड़ी देर औपचारिक बातों के बाद मोहिनी की मम्मी अंकिता के कमरे में आती है और उनको देखकर कहती है, हो गई तुम दोनों तैयार? हाँ मम्मी, अंकिता बोली। नजर ना लगे मेरी लाडो रानी को। चलो अब आप चलो मम्मी, हम आ रहे हैं। ठीक है जल्दी आ जाओ। ठीक लग रही हूँ ना दी? मोहिनी की तरफ देखते हुए अंकिता बोली। मोहिनी हाथ से इशारा कर मुस्कुराती है। आप कह रही हो तो ठीक ही होगा, चलो अब चलते हैं। थोड़ी देर में अंकिता और मोहिनी भी आ जाती है। अंकिता के हाथ में चाय की ट्रे होती है और चाय टेबल में रख देती है और सबको नमस्ते करने के बाद बैठ जाती है। विश्वजीत, अभिनव और उसकी मम्मी तो उनसे मिले होते हैं, पर सुप्रिया, विक्रांत और अनन्या उनसे पहली बार मिल रहे होते हैं। अरे मोहिनी बेटा तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, इधर आओ। मोहिनी जो एक साइड में खड़ी थी उसको देख अभिनव की मम्मी बोली। मोहिनी जाती है तो वह उसको अपने पास बिठा देती है और विक्रांत से कहती है, विक्रांत याद है तुझे? हाँ मम्मी याद है।
कैसी हो मोहिनी? विक्रांत बोला। चेहरे पर मुस्कान लाती हुई ठीक हूं में गर्दन हिलाते हुए मोहिनी नमस्ते करती है। बोलो सुप्रिया और विक्रांत, कैसी है अपनी मोहिनी? ठीक रहेगी ना अभिनव के लिए? सुप्रिया और विक्रांत की तरफ देखते हुए विश्वजीत बोले, मोहिनी बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है हमारे घर की बहू बनने में? उनके ये शब्द निकलते ही वहां एक सन्नाटा फैल गया। सुरेश, सुनंदा और अंकिता और मोहिनी चारों हैरान थे और एक दूसरे के चेहरे को देखे जा रहे थे। क्या 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 कह रहा है विश्वजीत? मोहिनी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हो? हैरानी के भाव लाते हुए सुरेश बोला। और किसको कहूंगा? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझा नहीं। अभिनव के पापा चेहरे पर हैरानी के भाव लाते हुए बोले, आप मोहिनी के लिए अभिनव की बात कर रहे हैं, हमें लगा अंकिता के लिए। कैसी बात कर रहे हो सुरेश? हम भी लड़की वाले हैं, हमें नहीं पता क्या? बड़ी लड़की के होते हुए छोटी बेटी के लिए रिश्ता लाऊं? क्या बात कर रहे हो? हमें लगा, पर ये सब। सुरेश हड़बड़ा जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या बोले? क्या ये गूंगी है? सुप्रिया को जैसे बिजली का शॉक लग गया हो। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? जो अभिनव के लिए गूंगी लड़की का रिश्ता ले रहे हैं, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। पागल हो गए लगता है हमारे घर वाले। वो जन्म से गूंगी नहीं है, बहू बचपन के एक हादसे की वजह से उसकी आवाज चली गई। विश्वजीत सुप्रिया के मोहिनी को गूंगी बोलने पर गुस्से में बोले, जो भी हो पर मैं ये नहीं होने दूंगी। बहू, ये हमारा फैसला है और अभी तक तुम दूसरे के घर में हो, इसीलिए इस बारे में जो भी बात करनी है वो घर जाकर करना, यहाँ कोई हंगामे की जरूरत नहीं है। सुप्रिया को डांटते हुए विश्वजीत बोले, विश्वजीत ये क्या बात कर रहे हो? हम मोहिनी की नहीं अंकिता की बात करना चाहते थे। पर हम अंकिता की बात क्यों करेंगे मोहिनी के होते हुए? देख विश्वजीत, तू मेरा अच्छा दोस्त है, पर अगर तुम्हें रिश्ता करना है तो अंकिता से कर लो, हमें एतराज नहीं है। पर मोहिनी बहुत सेंसिटिव है और बोल ना पाने की वजह से हम सोच रहे हैं वो हमारे पास ही रहेगी। कैसी बात कर रहा है सुरेश? हमने तो मोहिनी के लिए ही रिश्ता भेजा है और हमें वही पसंद है, उसे ही अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। पर क्या तुझे ये विश्वास नहीं कि मोहिनी जैसे इस घर में रह रही है वहां भी वैसे ही रहेगी? अगर तू ऐसा सोचकर बोल रहा है तो मैं तुझे यकीन दिलाता हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मोहिनी और अनन्या में कोई फर्क नहीं होगा और अभिनव की भी इसमें रजामंदी है। वो भी मोहिनी को तब से जानता है जब से वो बोलती थी, और जब उसे एतराज नहीं है और ना उसे उसके ना बोल पाने से कोई मलाल है, तो यकीन करो इस दुनिया में मोहिनी के लिए मेरे अभिनव से बेहतर कोई लड़का नहीं हो सकता। और बोल नहीं सकती तो क्या हुआ? बाकी तो सभी गुणों में संपन्न है ना हमारी मोहिनी। जब हमें एतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों है? पर विश्वजीत, परवर कुछ नहीं, हम मोहिनी से ही पूछना चाहते हैं पहले। आप सब लोग बाद में अपनी राय दीजिएगा। बोलो मोहिनी बेटा, हमारा अभिनव पसंद है कि नहीं? मोहिनी की तरफ देखते हुए अभिनव के पापा बोले। मोहिनी तो ये सब सुनकर पहले ही हैरान थी, उसने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था। पर जब उसे पूछा गया तो वह भी असमंजस में हो गई। क्या जवाब दे? वह अपनी मम्मी की तरफ देखती है ताकि वह कुछ बोले, पर वो भी कुछ नहीं बोल पाई। फिर अपने पापा की तरफ देखती है कि पापा बोले, पर वे भी चुप थे। तो वो अभिनव की तरफ देखती है कि अभिनव के मन में क्या आया कि उसने उसके साथ शादी करने की कही। उसने अभिनव की तरफ अपने सवाल पूछती नजरों से देखा। अभिनव भी उसे ही देख रहा था। मोहिनी ने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल थी, पर मोहिनी उससे जवाब जानना चाहती थी कि वह क्यों ये सब कर रहा है। वह कोई आम सा लड़का भी होता और उसे हाँ बोलता तब भी उसे आश्चर्य होता, पर यह अभिनव एक ना बोल पाने वाली लड़की से क्यों शादी करना चाह रहा था? बस इन्हीं लम्हों में उसे अपने ना बोल पाने का अफसोस होता था। उसके मन में कितने विचार, कितने प्रश्न चल रहे थे, पर कैसे पूछे? उसके मन में भावनाओं का बवंडर चल रहा था। बहुत कुछ कहना चाहती है पर वो बोल नहीं सकती। बोलो मोहिनी, क्या फैसला है तुम्हारा? विश्वजीत बोले। मोहिनी कुछ डिसाइड नहीं कर पाती और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब इंसान बहुत कुछ बोलना चाह रहा है और बोल ना पाए तो बेबसी में आंसू आएंगे, क्योंकि आंसू मन का संदेश होते हैं। वे तब आते हैं जब दुखी हो, परेशान हो या किसी बात को बोल नहीं पाते, तो वे सब भावनाएं आंसू के रूप में बह जाती हैं। वह हाथ से उन्हें साफ करती हुई वहां से उठकर अंदर चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जैसे बोलने में असक्षम लड़की के साथ अभिनव शादी क्यों करना चाह रहा है। वह अपने कमरे में आकर रोने लगती है। तभी उसकी मम्मी और अंकिता भी आ जाते हैं। क्यों रो रही हो मोहिनी बेटा? चुप हो जाओ, तेरी तरह हम भी आश्चर्य में हैं और ना हमें समझ आ रहा है कि विश्वजीत भाई साहब ये रिश्ता क्यों करना चाहते हैं, पर अभिनव कैसे शादी करने को तैयार हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 5। अब तक आपने जाना कि अभिनव के घरवाले मोहिनी के लिए अभिनव का रिश्ता करना चाहते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हैं और मोहिनी वहां से उठकर चली जाती है और रोने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पर मम्मी, अभिनव मोहिनी दीदी से शादी क्यों करना चाहता है? इनफैक्ट मुझे तो अपने लिए हैरानी हो रही थी, जबकि मैं तो नॉर्मल हूं और मोहिनी दीदी तो बोल नहीं सकती। कल को उसको ये लगने लगा कि मोहिनी दीदी उसके स्टेटस को मैच नहीं करती तो फिर कैसे चलेगा? अपने मन में चल रही शंका को अंकिता मम्मी के सामने रखती है। पर बेटा, वो खुद भी तो कह रहे हैं, तो सोच समझकर ही कह रहे होंगे। और विश्वजीत भाई साहब भी तो कह रहे हैं कि जैसे मोहिनी यहाँ रहेगी वैसे ही वहाँ रहेगी, तो हमें क्या दिक्कत है? और अच्छा है मोहिनी को इतना अच्छा घर मिलेगा, इतना अच्छा ससुराल मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि वो मोहिनी को बचपन से जानते हैं। वे बात कर ही रहे थे कि अभिनव वहाँ आ जाता है। आंटी जी, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं थोड़ी देर मोहिनी से बात कर सकता हूँ? ठीक है बेटा, कहकर वो दोनों बाहर चली गई। अब कमरे में मोहिनी और अभिनव ही रह जाते हैं। मोहिनी, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम मना कर सकती हो, पर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर मेरे मम्मी पापा तुम्हें बहू बनाना चाहते हैं तो इसमें मेरी भी सहमति है, और अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो तुम मना कर सकती हो, पर कुछ समय सोच लो, हम तुम्हारी हाँ का इंतजार करेंगे। मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पूछे। कितने सवाल हैं कि मैं बोल नहीं सकती। एक साधारण लड़की से वह डॉक्टर होकर शादी क्यों करना चाहता है? मोहिनी ने अभिनव की तरफ देखा तो मानो अभिनव को उसकी आंखों में उसके सवाल दिख गए, और वैसे भी मोहिनी की बड़ी बड़ी आंखें उसकी जुबान थी जो सब कुछ बोलते थे। ये तो नहीं सोच रही हो ना कि मैं डॉक्टर होकर एक ना बोल पाने वाली लड़की से शादी क्यों करना चाहता हूँ? तो ऐसा कुछ मत सोचो, क्योंकि दुनिया के लिए तुम भले ही ना बोल पाने वाली लड़की हो, पर मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए मोहिनी तुम वही हो जो बचपन में पटर पटर बोलकर सबका दिमाग खराब करती थी। इतने सवाल पूछती थी कि छुपना पड़ता था कि सवाल ना पूछ ले। तुम हमारे लिए आज भी वही मोहिनी हो, और हमारे घर वाले भी तुम्हें वही स्थान देंगे जो सुप्रिया भाभी को देते हैं। इसलिए ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई भेदभाव होगा। माँ पापा चाहते हैं कि उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो उनके सुख दुख में साथ रहे, उनकी देखभाल करे, और वैसी तुम हो। भाभी तो ऑफिस में रहती है, थक कर आती है तो उनकी अपनी डिमांड रहती है। अनन्या भी स्टडी कर रही है, कल को दूसरे घर चली जाएगी, फिर कोई तो होना चाहिए जो मम्मी पापा के साथ रहे, और एक बहू चाहते हैं जो घर संभाले, और तुमसे बेहतर वो कौन कर सकता है भला? बाकी जो तुम्हारा फैसला होगा वही माना जाएगा। अपनी बात कहने के बाद अभिनव चुप हो जाता है और मोहिनी के कुछ सवालों के जवाब तो मिल ही जाते हैं। निश्चय वह अभी भी नहीं कर पाई है। फिर अभिनव वहां से चला जाता है। विश्वजीत का परिवार मोहिनी के घरवालों को आश्वस्त करता है कि जो वह मोहिनी के लिए चिंतित हो रहे हैं वो ना हो और खुशी खुशी हाँ बोल दे। फिर मोहिनी के पापा मम्मी भी मोहिनी को समझाते हैं कि अगर विश्वजीत के घरवाले खुद ही रिश्ता करना चाहते हैं तो हमें भला क्यों ना कहनी है, और इस प्रकार दोनों परिवार सहमत हो जाते हैं और कुछ दिन बाद सगाई की डेट रख देते हैं।
उधर घर जाकर सुप्रिया झगड़ना शुरू कर देती है, पर उसकी बात कुछ चल नहीं पाती। लेकिन वो सोच लेती है कि ये शादी नहीं होने देगी, इसलिए वह सेजल को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लेती है, ताकि उसको देखकर उसके घर वाले और परिवार वालों का मन परिवर्तित हो जाए। जब वे मोहिनी और सेजल में फर्क देखेंगे तो कुछ तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। दीपावली की छुट्टियां थी तो सेजल भी हॉस्टल से घर आई हुई थी। वह आ जाती है। सुप्रिया दी, आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ? मैं चाहती हूँ कि तू इस घर की बहू बने। वो मोहिनी नहीं। चाहते तो हम भी थे ना दी, पर आपके घर वाले नहीं चाहते तो कैसे होगा? चाहने से क्या होता है? शादी तो नहीं हुई है ना अभी। अभी तो चला दे अभिनव पर अपना जादू, ताकि वह उस मोहिनी से शादी करने के लिए मना कर दे। एक्चुअली बात पता है क्या है? अभिनव अभी 5-6 साल बाद आया है, उसके यहाँ किसी से दोस्ती नहीं हुई है, ना जानता है किसी को, वरना वो भी क्यों उस मोहिनी से शादी करने के लिए हाँ बोलता। कुछ दिन यहाँ रहे, उसके साथ दोस्ती कर, तुम दोनों एक ही प्रोफेशन में हो। अभिनव को जल्दी एहसास हो जाएगा कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। शादी के बाद पता लगने से अच्छा है कि उसको अभी एहसास हो जाए और वो भला इस घर आने से पहले ही टल जाए। पर दी, मैंने तो बस अभिनव के बारे में आपसे ही सुना है, मैंने तो उसको देखा भी नहीं है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। देखोगी तो फ्लैट हो जाओगी, और वो नेचर वाइज भी बहुत अच्छा है। तभी तो जैसे माँ पापा ने कहा वो शादी के लिए राजी हो गया, वरना आजकल कौन करता है ऐसा। चलो देखते हैं, पहले देखे तो सही जिसके बारे में इतना सुना है वो क्या चीज है। हॉस्पिटल जाने से पहले सुप्रिया अनुभव को सेजल से मिलवाती है। अभिनव, अभिनव ये सेजल है, मेरी मौसी की लड़की, दिवाली की छुट्टियों में यहाँ मेरे पास आई है। हाय, मुस्कुराते हुए सेजल बोलती है। अभिनव ने भी उसका जवाब दिया। ये तुम्हारे साथ हॉस्पिटल आना चाहती है, ले जाओगे इसे भी अपने साथ? सुप्रिया अनुभव से बोली। वो भाभी कल ले जाऊंगा, आज क्यों नहीं? आज वो मोहिनी का रूटीन चेकअप है और अंकिता का पेपर है, वो नहीं आ पाएगी उसके साथ। आज वो मोहिनी का रूटीन चेकअप है और अंकिता का पेपर है, वो नहीं आ पाएगी उसके साथ, तो वो मेरे साथ जाएगी। और आज वैसे भी मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। मैंने अमेरिका के एक बड़े डॉक्टर को मोहिनी की रिपोर्ट भेजनी है, ताकि वो उसको देखकर कुछ सलाह दे सके। सुप्रिया को तो यही मौका चाहिए था कि वह दोनों का फर्क देखे। वह उसको जिद करती है तो वो भी मान जाता है और सेजल को अपने साथ ले जाता है। सेजल उसके साथ वाली सीट पर बैठ जाती है और अभिनव गाड़ी ड्राइव करने लगता है। आप तो मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। सेजल बात शुरू करते हुए बोली। वो कैसे? अभिनव आश्चर्य से बोला। दी से सुनती रहती थी आप बहुत इंटेलिजेंट है, तभी स्कॉलरशिप पाकर अमेरिका गए। मैंने तो 3 ईयर कोचिंग ली कोटा से, तब जाकर नीट क्लियर कर पाई हूँ, वो भी नीचे की रैंक पर। और आपने तो पहली ही बार में टॉप किया था, तभी तो स्कॉलरशिप भी मिली। इसीलिए दीदी आपकी बहुत तारीफ करती हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसी बात नहीं है, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, लास्ट बेंचर तो नहीं था पर टॉपर भी नहीं था। फिर 7th-8th क्लास में डॉक्टर बनने का ऐसा जुनून छाया कि उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दिया और परिणाम भी अपने आप दिखने लगे। अच्छा, ये नहीं बात पता चली है मुझे। जी यही सच है, मुस्कुराते हुए अभिनव बोला। वैसे मुझे लगा था कि आप बोरिंग पर्सन होंगे, बट आप तो। अभिनव को देखते हुए सेजल बोलते बोलते रुक जाती है। उसकी इस बात पर अभिनव जोर से हंसने लगा। ऐसा क्यों लगा कि मैं बोरिंग होऊंगा? आज के टाइम में इतने मॉडर्न होने के बावजूद आप माँ पापा के कहने पर शादी के लिए मान गए, तो मुझे अलग सी फीलिंग आ रही थी। जी ऐसा कुछ नहीं है, आई एम अ फन लविंग पर्सन, और माँ पापा के कहने से शादी करने का मतलब ये नहीं है कि इसमें मेरी चॉइस नहीं है। मुझे भी मोहिनी पसंद है, तभी मैंने हाँ बोला है। इतने में मोहिनी का घर आ गया। आप रुकिए, मैं मोहिनी को लेकर आता हूँ, कहकर वह मोहिनी को लेने चला जाता है। और थोड़ी देर में मोहिनी और अभिनव आ जाते हैं, पर सेजल को आगे की सीट पर बैठा देख मोहिनी पीछे वाली सीट का दरवाजा खोलने लगती है, पर अभिनव उसे ऐसा करने से रोक देता है। सेजल आप पीछे बैठ जाइए। ओह सॉरी। अपनी गलती का एहसास होने पर सेजल बोली और वहां से उठकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है और मोहिनी आगे बैठ जाती है। और अभिनव अपने फ्रंट मिरर को ठीक करता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि वह मिरर इस तरह सेट करता है कि मोहिनी दिखती रहे। वह सामने से तो मोहिनी को देख नहीं रहा था, पर मिरर में से देख रहा था, और मोहिनी को पता भी नहीं था कि अभिनव उसे देख रहा है। पर पीछे बैठी सेजल ये सब देख रही थी, जो कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। काफी देर बाद मोहिनी की नजर मिरर पर पड़ी तो अभिनव को खुद को देखते देख वो थोड़ा असहज हो जाती है। अभिनव ने जब देखा कि मोहिनी ने उसकी चोरी पकड़ ली है, तो वह भी खुद को चोरी करते हुए पकड़े गए चोर के समान समझकर अपनी नजरें सामने कर लेता है, ताकि फिर से मोहिनी उसे देखते हुए पकड़ ना ले। उन दोनों का इसी में ध्यान है, और ये भी भूल गए कि पीछे सेजल भी बैठी है, जो खुद को अनवांटेड समझकर अपनी दीदी पर झल्ला रही है। ये सुप्रिया दीदी ना कमाल करती है, मुझे इन दोनों के बीच में बिठा दिया जलाने के लिए। ये सुप्रिया दीदी ना कमाल करती है, मुझे इन दोनों के बीच में बिठा दिया, वो भी जलने के लिए। मैं ही स्टूपिड हूं, मुझे आना ही नहीं चाहिए था उनकी बात मानकर यहाँ। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 6। अब तक आपने जाना कि मोहिनी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए अभिनव खुद आता है, और उसके साथ में सेजल भी होती है, जो अभिनव के मिरर में मोहिनी को देखते हुए देख लेती है, तो उसे ईर्ष्या होने लगती है और उसका मन कर रहा था कि वह अभिनव को गाड़ी रोकने को कहे और उतर जाए, पर फिर वह चुप हो जाती है। और आखिरकार वे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां जाकर अभिनव ने मोहिनी को रूटीन चेकअप के लिए भेज दिया और खुद अपने रूटीन राउंड पर जाने लगा, जो वह हॉस्पिटल आने के बाद मॉर्निंग में लेता था। मैं भी चलूं साथ में? सेजल बोली। जी चलिए। फिर अभिनव और सेजल राउंड पर चले गए, मरीजों से उनकी प्रॉब्लम पूछने और नर्सेस को इंस्ट्रक्शन देते हुए। वह एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे थे। इसी रूटीन में घंटा लग गया। उसे मोहिनी का ध्यान ही नहीं रहा कि उसको अकेले भेजा हुआ है। काफी देर बाद उसे ध्यान आया कि मोहिनी को चेकअप के लिए अकेले भेजा हुआ है, कहीं मोहिनी परेशान ना हो रही हो। तो वह सेजल से बोला, चलिए सेजल चलते हैं, मोहिनी अकेली होगी, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, पेशेंट देखने में इतना बिजी हो गया था। कहकर वह उस वार्ड में गया जहां मोहिनी को भेजा था, पर वह वहां नहीं थी। वहां पूछने पर पता चला कि वो टेस्ट करवाकर चली गई। अभिनव ने इधर उधर देखा, मोहिनी कहीं नजर नहीं आई। ऐसा कहां चली गई? मोहिनी उसके पास तो फोन भी नहीं है जो कॉल करके पूछ ले, पर होता भी तो वो बात नहीं कर पाती, पर मैसेज तो कर सकता था। अभिनव अपनी भूल पर पछता रहा था और बड़बड़ा रहा था। वह परेशान हो जाता है कि मोहिनी कहां चली गई और उसने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी। क्यों टेंशन कर रहे हो आप? डोंट वरी, कहां जाएगी यहीं होगी। सेजल बोली। मैं उसको अपनी जिम्मेदारी पर लाया हूं सेजल, उसके मम्मी पापा उसको अकेले नहीं भेजते कहीं भी। मैंने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी? डिसेबल्ड पर्सन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, और आप तो ये जिम्मेदारी जिंदगी भर के लिए लेने जा रहे हैं। सेजल जानबूझकर अभिनव के दिमाग में ये बात डालना चाहती थी कि मोहिनी बोल नहीं सकती तो उसको कितनी प्रॉब्लम होगी। तो क्या हो गया, जिम्मेदारी ली है तो निभानी पड़ेगी। ली नहीं है, लेने जा रहे हैं, जो भी है, बट अभी मोहिनी कहां चली गई है? अभिनव परेशान होता हुआ बोला। तब तक एक वार्ड बॉय आता है। डॉक्टर साहब, सब मरीज आपका वेट कर रहे हैं, चलिए। अभिनव उसको मोहिनी का हुलिया बता देता है और उस वार्ड बॉय को मोहिनी को लाने की जिम्मेदारी देकर अपने कैबिन में आता है। तो उसके चेहरे अभिनव उसको मोहिनी का हुलिया बता देता है और उस वार्ड बॉय को मोहिनी को लाने की जिम्मेदारी देकर अपने कैबिन में आता है। तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती है। मोहिनी वहीं बैठी थी। मोहिनी तुम यहाँ हो? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। सॉरी मैं वो राउंड पे चला गया था तो थोड़ा लेट हो गया, तुम्हें वहीं रुकना चाहिए था ना। पता है मैं कितना परेशान हो गया था। अभिनव मोहिनी को वहां बैठे देख खुशी से कहता है। मोहिनी अभिनव को अपने लिए परेशान होता देखकर मुस्कुरा देती है। दरअसल वहां जल्दी चेकअप होने से वह फ्री हो गई थी, तो वह अभिनव के कैबिन में आ जाती है। करवा लिए थे टेस्ट? मोहिनी हाँ में गर्दन हिला देती है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था।
हंसते हुए अभिनव बोला तो मोहिनी भी मुस्कुरा दी। इतने में जो मरीज इंतजार कर रहे थे उन्हें भी देखना था, तो अभिनव मोहिनी और सेजल से कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे तो यहाँ समय लगेगा, आज मेरी मीटिंग भी है, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ तुम दोनों को घर छोड़ देगा। उसके बाद मोहिनी और सेजल घर आ जाती है। मोहिनी घर पहुंचती है, हॉस्पिटल से आने की वजह से उसे थोड़ी थकान हो जाती है, तो मम्मी को बताकर अपने रूम में चली जाती है और बेड पर सर टिकाकर बैठ जाती है। आज सुबह से अभिनव का जो व्यवहार उसके साथ था वह उससे बहुत खुश थी। उसे सुबह मिरर से अभिनव का उसे चोरी से देखना अच्छा लग रहा था और बाद में हॉस्पिटल में उसके लिए अभिनव का परेशान होना याद आ रहा था, जिस वजह से उसके चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान फैल गई। वह उन सबसे तब बाहर आई जब अंकिता की आवाज कानों में पड़ी, वाह क्या बात है, आज तो हमारी मोहिनी भी अकेले में बैठकर मुस्कुरा रही है और गालों की ब्लश तो देखो, क्या कहना, लगता है आज का दिन मेरे होने वाले जीजू के साथ बहुत अच्छा गुजरा है, तभी है ना। मोहिनी को अकेले में मुस्कुराते देख अंकिता उसको छेड़ते हुए बोली। इस बात पर मोहिनी हंसने लगती है और हया की लाली उसके गालों पर आ गई। कितनी प्यारी लग रही हो दीदी ऐसे मुस्कुराते हुए, मैं बता नहीं सकती, बस आप ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराती रहे दी, मैं यही भगवान से मांगती हूँ कि अब आपकी झोली में बस खुशियां ही खुशियां भर दे। कहकर अंकिता मोहिनी के गले लग जाती है और मोहिनी को कुछ देखकर खुश हो जाती है। यहाँ मोहिनी तो खुश है पर सुप्रिया और सेजल बिल्कुल भी नहीं है। सेजल घर पहुंचती है तो वह सुप्रिया पर गुस्सा होने लगती है, क्या दी आपकी वजह से मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील हुआ, तोता मैना के बीच में बिठा दिया था आपने मुझे, तोता तो बोलता है और मैं ना बोल नहीं सकती, तो तोता मैना को चोरी चोरी देख रहा था और मैं उल्लू की तरह दोनों को देख रही थी, मन तो कर रहा था उतर जाऊं, किसी तरह वक्त कटा है मेरा। क्या? हैरानी से सुप्रिया बोली, हाँ आपको ऐसा लगता है ना कि अभिनव माँ पापा की वजह से शादी कर रहा है, जबकि सच तो ये है वो खुद मोहिनी को पसंद करता है। क्या कह रही है तू? सच कह रही हूँ दी, तुझे कैसे पता? खुद अभिनव ने बताया और मैं उन दोनों को अपनी आंखों से देखकर आई हूँ। चल कोई नहीं वो छोड़ तू, मुझे ये बता अभिनव कैसा लगा? अच्छा है, पर एक काम किया है मैंने। और वो क्या? सेजल सुप्रिया को हॉस्पिटल में मोहिनी वाली बात बताती है कि वह किस प्रकार गुम हो गई थी और उसने अभिनव को यह फील भी करवाया कि मोहिनी से शादी करके वह बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहा है। और ये बात सुनकर सुप्रिया के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो सेजल से बोली, ये मेन पॉइंट तो तूने मुझे बताया है, बस अब हमें इसी प्लान को आगे बढ़ाना है और अभिनव को एहसास दिलाना है कि मोहिनी से शादी करने के क्या नुकसान है और तब तक तुझे उसे इंप्रेस भी करना है। अब हम यही काम करेंगे ताकि मोहिनी नाम की बला से अभिनव का पीछा छूटे और इस घर का भी। सुप्रिया के दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है वह मोहिनी के लिए ठीक नहीं है, पर क्या वह अभिनव और मोहिनी की शादी रोकने में कामयाब होगी या नहीं, जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 7। आज दीपावली है, खुशियों और प्रकाश का त्योहार है। चारों तरफ रोशनी और खुशियां फैली हुई हैं। मोहिनी के घर के लोग सह परिवार अभिनव के घर जाते हैं, उनको दीपावली की शुभकामनाएं देने और मिठाई और तोहफे लेकर अभिनव के घर वाले उनका स्वागत करते हैं। आज पहली बार मोहिनी अभिनव के घर आ रही है। इतने शुभ दिन पर मोहिनी हमारे घर पहली बार आ रही है, साक्षात लक्ष्मी बनकर, अभिनव की मम्मी उसको गले लगाते हुए बोली। पर सुप्रिया बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर उसे लगता है कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अभिनव और घर वालों के सामने मोहिनी को ऐसा दिखाया जाए जिससे घर वालों को एहसास हो कि वे उससे शादी करवाकर लक्ष्मी नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं, पर उसे कोई मौका ही नहीं मिल रहा। अभिनव और मोहिनी के माँ पापा अपनी बातों में लग जाते हैं और अपनी पुरानी बातें याद करके खुश हो ही रहे थे। अंकिता और अनन्या हम उम्र है तो वे आपस में बातें करने लगती हैं, बस मोहिनी ही चुपचाप बैठी होती है। अभिनव उसकी हालत समझ रहा था तो अभिनव उसे कहता है, आओ मोहिनी तुम्हें कुछ दिखाना है, आओ मेरे साथ। पर मोहिनी नहीं जाना चाहती थी, वह मम्मी की तरफ देखती है कि वह क्या बोलेगी। उसकी मम्मी कहती है, जाओ बेटा, जब अभिनव कह रहा है तो जाओ। मोहिनी अभिनव के साथ चली जाती है। अभिनव उसको अपने कमरे में ले जाता है। आओ ना मोहिनी तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, तुम ऐसे क्यों झिझक रही हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ तुम्हारे लिए, कहकर अभिनव उसको अपने साथ ले जाता है। फिर वो एक पैकेट लेकर आता है और मोहिनी को देते हुए बोला, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए दिवाली का गिफ्ट। मोहिनी अभिनव को देखने लगती है, लो ना। मोहिनी के हाथ में गिफ्ट पकड़ाते हुए अभिनव बोला। मोहिनी ले लेती है। और मोहिनी इस सैटरडे को फ्री रहोगी ना? मोहिनी सहमति देती है तो वह कहता है, डिनर पर चलोगी मेरे साथ? अभिनव मोहिनी को पूछता है पर मोहिनी बस अभिनव को देख रही होती है। बोलो। पर मोहिनी कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे पहले मम्मी से पूछना पड़ेगा। अभिनव उसकी उलझन समझ गया था। घर वालों की परमिशन मांगनी है ना, मैं मांग लूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, अगर हाँ कहोगी तो मुस्कुराओ। मोहिनी हंस देती है। मोहिनी वैसे ये ठीक है, जब भी मेरी बात से सहमत रहो तो हंस दिया करो, मैं समझ जाऊंगा। अभिनव के ऐसे प्यार दिखाने से मोहिनी बहुत खुश है। वह बोल नहीं सकती पर मन में अभिनव के लिए उसके भी प्यार पनपने लगा है और फिर अभिनव है ही इतना केयरिंग तो मोहिनी का खुश होना जायज है और उसकी शादी अभिनव से होती रही है, वह अपने को खुशनसीब ही समझेगी। पर सुप्रिया जो उसके पीछे पड़ी हुई है, जो उसको थोड़ा भी कुछ नहीं देखना चाहती, उसे जब अभिनव और मोहिनी नहीं दिखे तो वो बेचैन हो जाती है। मम्मी जी अभिनव और मोहिनी कहाँ चले गए? वो अभिनव के कमरे में है। ये सुनना उसे कहाँ भाता। वह थोड़ी देर बाद उनके कमरे में आ जाती है। जी भाभी बोलिए। जी भाभी बोलिए। अभिनव बोला। मोहिनी चलो छत पर दिए सजाते हैं, तुम भी तो इस घर की होने वाली बहू हो। अभिनव ले जाए इसको अपने साथ। हाँ हाँ भाभी ले जाओ। मोहिनी आने लगती है तो अभिनव उसको वह गिफ्ट पकड़ाता है जो वह मोहिनी के लिए लाया था। मोहिनी गिफ्ट लेकर आती है और उसको मम्मी को देकर सुप्रिया के साथ चली जाती है। छत पर सारे दिए सजाने के बाद सुप्रिया मोहिनी से बोली, मोहिनी मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मोहिनी उसकी तरफ देखने लगती है। मोहिनी तुम्हें एक बात बतानी है, बुरा मत मानना और ये भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे और अभिनव की शादी के खिलाफ हूँ। वो मैं सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ कि सेजल अभिनव से प्यार करती है और अभिनव भी सेजल को पसंद करता है, पर माँ पापा के दबाव में वो तुमसे शादी करने को तैयार हो गया है। वरना खुद सोचो वो तुमसे शादी क्यों करेगा? तुम तो बोल भी नहीं सकती। इसीलिए मुझे लगता है तुम्हें उन दोनों के बीच में खुद को नहीं लाना चाहिए, तुम्हें बीच से हट जाना चाहिए, क्योंकि इस शादी से ना तुम खुश रहोगी और ना अभिनव। ये सुनना मोहिनी के लिए किसी शौक से कम नहीं था। थोड़ी देर पहले जो खुशी के मारे वो फूली नहीं समा रही थी, सुप्रिया ने उसके सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। वह जहाँ खड़ी थी वहाँ खड़ी रह गई। सुप्रिया उसकी हालत देख मन ही मन खुश हो रही थी कि तीर सही जगह पर लगा है। चलो मोहिनी दिए लगाकर अब नीचे चलते हैं। पर मोहिनी को सुप्रिया ने जो टेंशन दे दी थी उससे मोहिनी उधेड़ बुन में है कि जो सुप्रिया कह रही थी वो सच है या जो अभिनव उसको दिखा रहा है वो सच है। क्योंकि अगर सुप्रिया की बात सच है तो अभिनव उसको इतना प्यार और केयर क्यों दिखा रहा है? वह साफ साफ उसे मना भी कर सकता है। पहले तो वह खुद ही तैयार नहीं थी शादी के लिए, अब तो उसके मन में भी अभिनव के लिए प्रेम पनपने लगा है। तो वह सोच में और इसी उधेड़ बुन में होती है कि तब तक अंकिता उसका वो वाला पैकेट लेकर आती है जो अभिनव ने मोहिनी को गिफ्ट दिया था। क्या बात है, जीजू ने आपको स्पेशल गिफ्ट दिया है, देखो तो इसमें क्या है, आपकी इजाजत हो तो। मोहिनी सहमति दे देती है तो अंकिता उसे खोलती है। देखो तो सही क्या है। अंकिता ने पैकेट खोला तो उसमें रेड कलर का गाउन था। वाओ दी कितना सुंदर गाउन है, जीजू की पसंद वाकई काफी लाजवाब है, मानना पड़ेगा। अंकिता गाउन को खोलकर देखते हुए बोलती रहती है। गाउन सच में बहुत खूबसूरत था, पर मोहिनी अधिकतर सलवार सूट पहनती है तो वह सोचने लगी वह इसे कब पहनेगी। तो वह अंकिता को इशारा करके कहती है वह इसे कैसे पहनेगी। अंकिता समझ जाती है कि वह क्या कहना चाहती है। दी अब वो इतने प्यार से लाए हैं तो पहनना तो पड़ेगा।
और अब इन सब की आदत डाल लो। तुम्हें उनके हिसाब से कपड़े पहनने हैं। अगर वो चाहते हैं कि तुम ये गाउन पहनो तो पहन लेना। जब जीजू के साथ जाओगे तब उनका अपना स्टैंडर्ड है, मेंटेन तो करना पड़ेगा ना। और आप गाउन पहनकर परी लगोगी। मोहिनी खुश होना चाहती है अभिनव के इतने सुंदर गिफ्ट देने पर। सुप्रिया ने उसके दिमाग में जो शक का बीज डाला था उससे वह बेचैन है। एक दो दिन बाद अभिनव का फोन आता है और वह मोहिनी के मम्मी पापा से परमिशन मांगता है। वह मोहिनी को डिनर पर ले जाना चाहता है। उन्हें कोई एतराज नहीं था तो हाँ कह देते हैं। अभिनव मोहिनी के मम्मी पापा को मोहिनी को फोन देने को कहता है तो दे देते हैं। मोहिनी, मैंने पूछ लिया है अंकल आंटी से, उन्हें कोई एतराज नहीं है। अब तो चल सकती हो ना। और तुम्हें जो गिफ्ट में गाउन दिया है तुम्हें पसंद आया कि नहीं? अगर अच्छा लगा तो वही पहन कर आना, मुझे अच्छा लगेगा और ये भी समझ जाऊंगा कि तुम्हें पसंद आ गया। और हाँ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, फिर साथ चल पड़ेंगे। मोहिनी तो जवाब नहीं दे सकती पर अभिनव उसकी मन की बातें उसे बता देता है। जब सुप्रिया को पता चलता है कि अभिनव मोहिनी के साथ डिनर पर जाने वाला है तो उसे भला कहां भाता। उसका मोहिनी को सेजल और अभिनव के बारे में झूठ बोलना भी काम नहीं आता तो वह झुंझला जाती है और सेजल पर गुस्सा करने लगती है। तू भी सेजल किसी काम की नहीं है। वहां अभिनव मोहिनी को डिनर पर ले जा रहा है और तुझसे तो अभिनव से ढंग से दोस्ती तक नहीं हुई। मैं बिना बात ही तेरे से उम्मीद लगाई बैठी थी। अब मैं क्या कर सकती हूं दीदी? अभिनव इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो? इंटरेस्ट पैदा कर नहीं है तो कैसी लड़की है तू? अब से तू जब तक यहाँ है रोज उसके साथ हॉस्पिटल जाएगी और मैं चाहती हूँ कि उस मोहिनी के बजाय अभिनव तुझे डिनर पर लेकर जाए और तुझे ये करना ही होगा। तू देख ले तुझे क्या करना है। सुप्रिया हाथ धोकर मोहिनी के पीछे पड़ गई है और अभिनव से उसकी शादी ना हो वह सारे प्रयास करेगी। अभी तक तो कुछ खास नहीं कर पाई, आगे कामयाब होगी या नहीं ये जानना दिलचस्प होगा। तो आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।